ये है बांग्लादेश। इंडिया और म्यांमार के बीच मौजूद एक ऐसा कंट्री जिसकी तारीख और ज्योग्राफी दोनों ही बहुत यूनिक और खास हैं। आजकल हर तरफ बांग्लादेश का चर्चा है और इसकी वजह वहाँ पर हाल ही में होने वाली बहुत सी पॉलिटिकल चेंजेस हैं। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बांग्लादेश का असल चर्चा जिस चीज की वजह से होना चाहिए वो उसकी ज्योग्राफी है। अगर मैं ये कहूँ कि बांग्लादेश दुनिया के उन चंद कंट्रीज में आता है जिन्हें कुदरत की तरफ से एक लिटरली ब्लेस्ड ज्योग्राफी मिली है तो गलत नहीं होगा। लेकिन यही ज्योग्राफी जहां बांग्लादेश को बहुत खास बनाती है वहीं उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। बांग्लादेश की लोकेशन उसे जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना और इंडिया के बीच पावर स्ट्रगल को बैलेंस करने वाला मेन प्लेयर बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश के पास दुनिया की सबसे फर्टाइल जमीन है क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र साउथ एशिया के दो बड़े दरिया आकर मिलते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनाते हैं और यही दरिया फिर आगे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं। बांग्लादेश के पास दुनिया का सबसे लंबा अनइंटरप्टेड बीच भी है जिसे कॉक्स बाजार बीच कहते हैं। इन दरियाओं के साथ आने वाले मिनरल्स की वजह से यहाँ की मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ये फर्टाइल जमीन 700 से भी ज्यादा दरिया और समुद्र को एक्सेस, यही वो चीजें थी जिसकी वजह से बंगाल का ये सारा एरिया हमेशा से इंडिया का सबसे अमीर सूबा रहा है। यूरोपियंस के यहाँ आने से पहले 15वीं सदी तक बंगाल सिल्क, कॉटन और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर थी और एशिया से एक्सपोर्ट होने वाला 80% रॉ सिल्क बंगाल से ही सिल्क रूट के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाता था। 16th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज एक्सप्लोरर पहली बार यहाँ आए तो यहाँ की खुशहाली देखकर वो दंग रह गए। यहाँ की हैंडलूम इंडस्ट्री, आर्ट, एग्रीकल्चर, इतने रिसोर्सेज और इंडस्ट्री तो उस वक्त यूरोप में भी कहीं नहीं थी। पोर्चुगीज भाग गए थे कि उन्होंने सोने की चिड़िया डिस्कवर कर ली है। इसीलिए फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोis बर्नियर ने लिखा था कि 17th सेंचुरी का बंगाल अपनी पीक टाइम के इजिप्ट से भी ज्यादा खुशहाल था। अब ये वो टाइम था जब पोर्चुगीज एम्पायर पूरी दुनिया के समुद्रों में अपने एक्सप्लोरर्स भेजकर ट्रेड रूट्स और नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर कर रही थी। उस वक्त यूरोप का एशिया और मिडिल ईस्ट से सारा ट्रेड ये सिल्क रूट के जरिए होता था जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। पोर्चुगीज एम्पायर चाहती थी कि वो समुद्र के जरिए किसी तरह डायरेक्टली एशिया तक पहुंच सके, उसे बीच में ऑटोमन एम्पायर से डील न करनी पड़े और वो एशियन मार्केट से डायरेक्टली सस्ते दाम में माल उठाए और यूरोप लाकर बेचे। इसी कोशिश में जुलाई 1497 में पोर्चुगीज एम्पायर ने एक्सप्लोरर वास्को डी गामा को 170 लोगों के साथ 4 शिप्स पर इंडिया तक का सी रूट डिस्कवर करने भेजा। 10 महीने के खतरनाक सफर के बाद जिसमें कई बार इन्हें समुद्री तूफान का सामना भी करना पड़ा, ये लोग आखिर मई 1498 में मालाबार कोस्ट पर पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। सारी यूरोपियन दुनिया को अब पता चल चुका था कि इंडिया तक समुद्र के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। इसके बाद 1517 में एक पोर्चुगीज बिजनेसमैन यूरोपियन एक्सप्लोरर से तारीफ सुनता हुआ इधर बंगाल पहुंचा। बंगाल की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने यहाँ की खबर इधर गोवा में मौजूद अपने पोर्चुगीज कमांडर को दी। उस वक्त बंगाल मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। पोर्चुगीज एम्पायर ने 1528 में मुगल बादशाह शाहजहां से लाइसेंस लेकर इधर चिटागोंग, जिसे अब चट्टोग्राम कहते हैं, यहाँ से ट्रेडिंग शुरू की। कुछ ही अरसे में पोर्चुगीज एम्पायर ने बंगाल पर अपना असर और कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी जिनको वेयर हाउसेस के तौर पर यूज किया जाने लगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पोर्चुगीज एम्पायर ने यहाँ पर गरीब हिंदू और मुस्लिम फैमिली से छोटे छोटे बच्चों को खरीद कर गुलाम बनाना शुरू किया और उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट किया जाने लगा। पोर्चुगीज एम्पायर ने इधर हुगली को अपना ट्रेडिंग हब बना लिया और यहीं से वो पूरे बंगाल और इंडिया में ट्रेड करने लगे। ये चीज मुगल बादशाह शाहजहां को बहुत ज्यादा खटकी और 1632 में मुगल आर्मी ने हुगली पर हमला किया और 3 महीने के घेराव के बाद उसे फतह कर लिया। इस लड़ाई में 1000 के करीब पोर्चुगीज मारे गए और तकरीबन 4000 को कैदी बना लिया गया। इसके बाद पोर्चुगीज एम्पायर का बंगाल पर कंट्रोल टूटना शुरू हो गया और यहीं पर एंट्री हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी पहली सेटलमेंट इधर हुगली के पास ही बनाई और फिर धीरे धीरे पूरे बंगाल को अपना ट्रेड सेंटर बना लिया। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपना कमर्शियल कैपिटल बना लिया और यहाँ से वो
करोड़ों का बिजनेस करने लगी। इस मुनाफे से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाती गई, लेकिन बंगाल पर उनका असल कंट्रोल तब हुआ जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने मुगल एम्पायर को शिकस्त देकर पूरे बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल को इतना लूटा कि रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल से ब्रिटेन पहुंचा तो खजाने के संदूक उतारते उतारते कई दिन लग गए। इस सारे पैसे से ब्रिटिश एम्पायर ने ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाना शुरू की। इंडिया का ट्रेड कैपिटल अब दिल्ली के बजाय कोलकाता था। ब्रिटिशर्स ने खुलकर बंगाल को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। बंगाल के ही पैसों से ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाई गईं और फिर बंगाली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर हाई कस्टम ड्यूटीज लगा दी ताकि इंडियन कपड़ा इतना महंगा हो जाए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही ना कर सके। बंगाल की लोकल इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्रिटिश ने बाकी इंडिया में अपनी मिलिट्री कैंपेन्स का खर्चा भी बंगाल से ही पूरा किया। बंगाल की इंडस्ट्री, उसका एग्रीकल्चर, सब कुछ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। बंगाल 1757 से 1947 तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा और इस दौरान 2 दफा यहाँ पर जबरदस्त फैमिन आया। एक दफा 1770 में जब मॉनसून न होने की वजह से बंगाल और बिहार में जबरदस्त कहत पड़ गया और साथ ही में चिकन पॉक्स भी फैल गया, जिससे उस वक्त की बंगाल की 30% पॉपुलेशन खत्म हो गई। मगर ब्रिटिशर्स ने इसके बावजूद बंगाली किसानों से 30 से 40% लगान वसूल किया। इसी तरह 1943 में एक बार फिर बंगाल में जबरदस्त सूखा पड़ा। एक तरफ बंगाल में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था और ऊपर से ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बंगाल की सारी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी और साथ ही में वॉर का खर्चा पूरा करने के लिए किसानों पर 300% तक टैक्सेस भी लगा दिए। 1943 से 1944 के बीच इस एक साल में 30 लाख लोग मारे गए। अब अगर आप वेस्टर्न टेक्स्ट बुक्स पढ़ें तो वहाँ आपको मिलेगा कि इस फैमिन की वजह इनएडिक्वेट फूड सप्लाई थी, मगर ये फूड सप्लाई शॉर्टेज किसने क्रिएट की थी इसका कोई जिक्र नहीं मिलेगा। असल में ये 30 लाख लोग ब्रिटिशर्स की जालिमाना पॉलिसीज की वजह से मरे थे। फिर 1947 में बंगाल हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की बेसिस पर मजीद डिवाइड हो गया। हिंदू मेजॉरिटी बंगाल बन गया इंडिया का हिस्सा और मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल बन गया पाकिस्तान का हिस्सा, जिसे ईस्ट बंगाल कहा जाने लगा। लेकिन यही ईस्ट पाकिस्तान फिर आगे चलकर 1971 में पाकिस्तान से भी अलहदा होकर एक नया कंट्री बांग्लादेश बन गया। डिवीजन के बावजूद ये नया कंट्री बांग्लादेश एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर था। बांग्लादेश साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के दरमियान एक नेचुरल लिंक है। कोई भी रीजनल ट्रेड कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो एशियन हो या सार्क, वो बांग्लादेश के बगैर नहीं हो सकती। सबसे बढ़कर बांग्लादेश इंडिया और चाइना दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी जियोग्राफिकल वीकनेस ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये बांग्लादेश और नेपाल के बीच सिर्फ 24 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता है, जिसके थ्रू इंडिया अपनी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इन स्टेट्स में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। अब चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करता है, मगर ये स्टेट इंडियन कंट्रोल में है। इसी तरह इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नेपाल, तिब्बत और भूटान के बॉर्डर के साथ सिक्किम है, जिसे 2003 में आकर चाइना ने इंडियन स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया और बदले में इंडिया ने भी तिब्बत को चाइना की टेरिटरी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। इस सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में करीबन 5 करोड़ लोग रहते हैं और अगर चाइना किसी भी वॉर की सूरत में इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचकर इसे चोक कर दे तो इंडिया अपने सारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से कट ऑफ हो जाएगा और जाहिर है सप्लाई लाइन कट होने की वजह से चाइना के लिए इधर कब्जा करना भी आसान हो जाएगा। इसीलिए इंडिया और चाइना दोनों के लिए बांग्लादेश बहुत खास है, क्योंकि ये 7 स्टेट्स सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करती हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर चाइना के साथ है, जबकि इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है और इसीलिए इंडिया बांग्लादेश के साथ फ्रेंडली रिलेशंस चाहता है, ताकि न सिर्फ ये कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हर सूरत सेफ रख सके, बल्कि उसकी साउथ ईस्ट एशिया
एशिया और अपनी नॉर्दर्न स्टेट्स के साथ भी स्मूथ कनेक्टिविटी हो। अब दूसरी तरफ चाइना अपनी मैरीटाइम सिल्क रोड स्ट्रेटजी में बांग्लादेश को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानता है, क्योंकि अभी चाइना का सारा ट्रेड उसकी ईस्टर्न कोस्ट लाइन से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरकर बाकी दुनिया को जाता है। अब चाइना की कोशिश ये है कि वो बांग्लादेश के जरिए डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जाए और उसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरना ना पड़े, क्योंकि ये वाला सारा रूट अमेरिकन एलाई कंट्रीज से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट आने से चाइना को इंडियन ओशन में इजी और क्विक एक्सेस मिल जाएगी। इसीलिए चाइना ने पहले 1974 में बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को चाइना में ड्यूटी फ्री एक्सेस दी और फिर चाइना ने ये टीस्टा रिवर को डेवलप करने के लिए बांग्लादेश को $1 बिलियन की ऑफर भी की। इसका मकसद यही था कि चाइना बांग्लादेश की गवर्नमेंट को अपने साथ मिलाना चाहता है। चाइना कॉक्स बाजार बीच पर एक पोर्ट भी बना रहा है, जिसे 2023 में ऑफिशियली इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। और ये कोई आम पोर्ट नहीं है, बल्कि प्रॉपर नेवल पोर्ट है, जहां पर चाइनीज सबमरीन्स और वॉरशिप्स भी डॉक कर सकेंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉक्स बाजार बीच से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर 3 किलोमीटर के एरिया का एक छोटा सा आइलैंड है, जिसे सेंट मार्टिन आइलैंड कहा जाता है। ये आइलैंड आज बांग्लादेश के कंट्रोल में है, लेकिन 2012 से पहले म्यांमार भी इसको क्लेम करता था। मगर फिर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यानी इटलॉस ने इसे बांग्लादेश का ही हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद ने ये स्टेटमेंट दी है कि उनकी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को इस सेंट मार्टिन आइलैंड पर बेस बनाने की इजाजत नहीं दी थी। ये बात बहुत सालों से न्यूज में आती रही है कि अमेरिका यहाँ पर एक एयर बेस बनाना चाहता है, ताकि अगर चाइना बांग्लादेश के थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बाईपास कर भी ले तो यहाँ पर अमेरिका इस बेस के थ्रू उसकी एक्टिविटीज पर नजर रख सके। और अब जब चाइना ने बे ऑफ बंगाल में नेवल पोर्ट बना ली है, तो अमेरिका की यहाँ पर एयर बेस की अहमियत और भी ज्यादा हो गई है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट का झुकाव किस कंट्री की तरफ होगा, ये पॉइंट इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस ऑफ अटेंशन बना हुआ है। यहीं पर अगर हम बांग्लादेश के जियोग्राफिक फीचर्स पर वापस आएं, तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा रिसोर्स उसके ये दरिया हैं। जहां बाकी सारी दुनिया पानी की कमी का शिकार है, वहीं बांग्लादेश के पास बहुत पानी है, बल्कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही पानी है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर हर साल बहुत खतरनाक तूफान और फ्लड्स आते हैं। हर मॉनसून में ये दरिया उबल पड़ते हैं और बांग्लादेश के ये 70% हाईलाइटेड एरियाज फ्लड की वजह से तबाही का शिकार होते हैं और तकरीबन हर मॉनसून में यही होता है। इसकी वजह यह है कि साउथ एशिया में मॉनसून विंड्स ओरिजिनेट ही बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से होती हैं। अब क्योंकि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल साथ है, तो सबसे ज्यादा बारिश भी इधर ही होती है। बट स्टिल, जिस तरह की फर्टाइल जमीन और समुद्र की एक्सेस बांग्लादेश के पास है, अगर बांग्लादेश को एक कमिटेड लीडरशिप मिल जाए तो इस कंट्री की तकदीर बदल सकती है। फिलहाल तो सारी दुनिया का फोकस बांग्लादेश में आने वाली नई सरकार पर होगा, बिकॉज वो ही साउथ ईस्ट एशिया का पावर बैलेंस डिसाइड करेगी। मेरी तो दुआ है कि बांग्लादेश के हालात जल्द से जल्द ठीक हों और वो अपने अनटैप्ड पोटेंशियल से भरपूर फायदा उठाए। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। वंस अगेन, अगर आपको ऐसी ज्योग्राफी और मैप एनिमेशन वीडियोस में इंटरेस्ट है तो कंट्रीज ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट को जरूर देखें। उसमें ऑलरेडी 10 से ज्यादा कंट्रीज की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और फैक्ट्स को हम ऐसे ही डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।